नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत होगी अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और मामला देहरादून से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मसला है अंकिता भंडारी को लेकर। अंकिता भंडारी मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बाकायदा मीडिया में बयान जारी किया है और ये कहा है कि वो निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। किसी को बचाने का काम सरकार नहीं कर रही है और यदि किसी के पास कोई जांच करने के लिए किसी तरीके का कोई भी सबूत है तो वो पेश करे। तो जांच में सामने आया था कि एसआईटी की लंबी जांच चली थी और उसके बाद कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग बचाना चाहते हैं अपने बड़े नेताओं को, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मतलब इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। सरकार ऑडियो क्लिपिंग डिफेंसिव नहीं है। हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिन एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता। सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों जो कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा उन्हें देगी आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है और एसआईटी लंबे समय तक इसकी जांच पहले भी कर चुकी है। उसी आधार पर कोर्ट में फैसला सुनाया गया और जो आरोपी थे इस केस में उनको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई, जिसमें पुलकित आर्य एक बड़ा नाम था। बीजेपी नेता का वो रिजोर्ट बताया जाता था जहां पर अंकिता भंडारी काम करती थी। लेकिन अब एक बार फिर उस पूरे मामले की जो सियासत है वो निकल कर बाहर आ रही है और अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में उनको बचाया जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस ऐसे बयान लगाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रम पैदा कर रही है। अब देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनको सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और ये कहा कि किसी को बचाने का काम सरकार नहीं कर रही है। अंकिता मामले में उन्होंने किसी वीआईपी के होने की बात से भी इनकार किया है। तो एसआईटी की लंबी जांच चली, जांच के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोप सीधा कांग्रेस पर, विपक्ष पर कि विपक्ष के लोग इस केस को सीधे तौर पर भटकाना चाहते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई किसी के पास कोई साक्ष्य हो, सबूत हो तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेगी। हमारे साथ योगेश आर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। योगेश, हम देख रहे हैं कि मंत्री को सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और किसी वीआईपी के नाम के होने का भी उन्होंने कहा कि कोई वीआईपी जैसा कोई नाम नहीं है, कोई नेता नहीं है और हम जांच के लिए तैयार हैं। तो कितना पक्ष यहां रखा है बीजेपी का इन्होंने? देखिए सचिन, जिस तरह से देखा जाए कि इस पूरे प्रकरण पर जो है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और अंकिता हत्याकांड के मामले में उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काफी संवेदनशील मामला है अंकिता हत्याकांड में, एसआईटी गठित करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अभी तक आरोपियों को कोई जमानत भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो सरकार को निश्चित तौर पर कार्रवाई के लिए दिए जाएं, उन पर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। जो एसआईटी टीम है उसको दे सकते हैं आप, उसके साथ साथ पुलिस को वो साक्ष्य दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वीआईपी जैसा कोई नाम भी नहीं है, कोई नेता नहीं है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब सवाल उनसे पूछे गए तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। हालांकि उस दौरान जो है, और उस दौरान से लेकर अभी तक की अगर हम बात कर लें तो कई बार जो है वीआईपी का जो है मामला सामने आया, लेकिन वो कौन है अभी तक ये पूरा जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक जांच का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लेकिन कब तक इस पूरे प्रकरण पर जांच होगी देखने वाली बात होगी। योगेश, फिलहाल जो लेकिन है जिस तरीके से मंत्री कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसके पीछे क्या ये माना जाए कि विपक्ष के लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, या जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वीडियोज और ऑडियो जारी कर रहे हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला जो है एक बार फिर ऑडियो और जो वीडियो और लाइव आकर के कुछ सोशल मीडिया के द्वारा उठाया गया, उसके बाद से लगातार देखा जाए इस पूरे प्रकरण पर जो है टीम ये काम कर रही है। हालांकि कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण पर सरकार कह रही है कि किसी के पास साक्ष्य है तो वो साक्ष्य उपलब्ध कराएं। इस तरह किसी पर आरोप लगाकर जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास न करें, राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम न करें। जिसके पास जो भी इसमें साक्ष्य है वो दे जाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से वो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है अब तमाम जितने भी संगठन है, राजनीतिक दल हैं, वे अब सीएम आवाज पूछ करने की भूमिका जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा अगली रणनीति जो है वो क्या रहती है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर लगा रही ठीक है है। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता जुड़ गए आशीष सैनी जी। आशीष जी, अब देखिए बीजेपी के मंत्री, सरकार के मंत्री आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई सबूत है तो पेश कीजिए, राजनीतिक षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई सबूत है विपक्ष के पास तो सर दे दीजिए उनको, तो तैयार बैठे हैं कार्रवाई करने के लिए। देखिए, ये बार बार इनके द्वारा हर मंच पर, हर जगह पर यही कहना कि आपके पास कोई सबूत है तो दे दीजिए। तो सबूत तो जिनके पास थे उनको तो आपने भगा दिया, और जो सबूत देने की बात कर रही थी उनके पीछे तो आपने सुरेश राठौर द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों को दोबारा से रीओपन करके उनके पीछे लगने का काम किया है। तो सरकार की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है, जिनके पास सबूत है उनको आप सामने नहीं आने दे रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि वो आशंका सुरेश राठौर ने व्यक्त की और उर्मिला सनावत से बात करते हुए उस आशंका के आधार पर आप इस केस को रीओपन कीजिए, और सबूत आएंगे उसके बाद आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा। जिन लोगों ने वीआईपी को बचाने का काम किया है उन पर भरोसा अब उत्तराखंड की जनता को नहीं है। लेकिन आशीष जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई जो उर्मिला सनावर है उनसे बातचीत की जाए या फिर सुरेश राठौर को पकड़ा जाए, लेकिन सर जब वो ये कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, तो क्या ये इशारा विपक्ष की तरफ है या उन लोगों की तरफ है जिनको कल परसों डिबेट में आपके नेता कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता कि इनको कांग्रेस इनके ऊपर डोरे डाल रही है चुनाव लड़वाने के लिए, उर्मिला सनावर के ऊपर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है तो आप इस राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दीजिए, सब चीज सामने ले आइए, सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दीजिए। अगर कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कोई षड्यंत्र किया होगा तो वो भी सामने आएगा। लेकिन आप शिकायतकर्ताओं और जिनके पास संभावित कोई सुराग हो सकता है उनको जानबूझकर भगाने की कोशिश कर रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसका मतलब आप आरोपियों के साथ हो जिन लोगों ने वीआईपी बनकर इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया। जो इसमें मुख्य सूत्रधार रहे हैं वो वीआईपी, जिनके लिए ये हत्या की गई है, आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आशीष जी वो तो कह रहे हैं कि वीआईपी जैसा तो कोई शख्स है ही नहीं। क्या दिक्कत है? आशीष जी उनका ये कहना है कि वीआईपी जैसा कोई शख्स नहीं है, और वीआईपी तो खामखाई एक नाम को घसीटने वाली बात है, आरोप लगाने वाली बात। मैं आपके सामने दो तथ्य रखता हूँ जी, उर्मिला सनावर से अलग हटके जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है प्रणव सिंह जी। प्रणव सिंह ने ये कहा कि उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब एक व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया गया तो उसने नाराज होकर कहा कि मैं इनके खिलाफ, ये वीआईपी थे, इनकी मैं पोल खोल दूंगा। वो उनको दबा दिया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब आज के समय में हम ये कह रहे हैं कि वीआईपी है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो पूरी भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष सहित
जो जिस वीआईपी का नाम लिया गया, जो दुष्यंत गौतम का, उसके पक्ष में उतर आई है। अभी तो सिर्फ आरोप लगा है, अभी कोई जांच शुरू नहीं हुई, अभी कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं आया, ये पहले ही उसके पक्ष में कूद गए। जैसे हम गारंटी देकर नहीं कह सकते कि यही वीआईपी है, ऐसे ही वो गारंटी देकर कैसे कह सकते हैं कि वो वीआईपी नहीं है। जिनका नाम सामने आया, अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसकी प्रथम जिम्मेदारी है कि वो सामने आए। तो आशीष सैनी जी, ये माना गया है, देखिए 3 युवाओं को, 3 आरोपियों को कारावास तो हुआ है, लेकिन ये मान रहे हैं कि इतने से सेटिस्फाइड नहीं है उसकी फैमिली के लोग, अंकिता की फैमिली के लोग सेटिस्फाई नहीं है। जो कहानी पुलिस ने अपनी जो कहते हैं कि पूरी रिपोर्ट में प्रकाशित की है, वो ये कहा है कि एक वीआईपी के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया, वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। तो जिसने हत्या कर दी वो जेल में है, लेकिन जिस वीआईपी के लिए एक हत्या की गई है वो कहाँ पर है? तो वो पुलिस की जांच में अभी तक सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। सीबीआई अगर होगी तो मुझे नहीं लगता कि राज्य का कोई राजनीतिक दबाव होगा। यदि बिल्कुल उस वीआईपी के बारे में अभी तक कोई फैक्ट या कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया गया, तो जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं पुलिस ने, उसी के आधार पर वीआईपी की पहचान भी होगी और वीआईपी का पता भी लग जाएगा। ये सुराग देने का काम आम जनता का हो सकता है, लेकिन जांच करने का काम किसी परफेक्ट जांच एजेंसी का ही होगा। ठीक है। तो सीबीआई को हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की अध्यक्षता में जांच करने के लिए निवेदन किया है कि सरकार इस निवेदन को आगे प्रस्तुत करे और सीबीआई जांच कराए। तो इतनी सी मांग है हमारी। चलिए ठीक है आशीष जी, आपकी ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि जो एसआईटी है वो पहले इसकी जांच कर चुकी है। योगेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश, अब आपने कांग्रेस के जो नेता हैं उनको सुन लिया, क्या ये मान लिया जाए कि जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तो दूसरी तरफ क्यों इस पूरे केस को सीबीआई को हैंडओवर क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? देखिए, इस पूरे प्रकरण पर जो है, चाहे राजनीतिक दल कांग्रेस हो, चाहे फिर बीजेपी हो या अन्य जो संगठन है उनकी बात कर ली जाए, सभी इस पूरे अगर प्रकरण पर देखा जाए तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। इसका कहना यह है कि एसआईटी पहले भी कई मामलों में फेलियर उनका देखने को मिला है, इसलिए उनका विश्वास जो है एसआईटी की पर नहीं है। तो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो है सीबीआई की जांच हो, जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि इस पूरे मामले का दूसरे। और उसके साथ साथ उनका कहना यह है कि अगर कोई वीआईपी जैसा मामला नहीं है या इस पूरे मामले पर जिस तरह से साक्ष्य हैं, तो वो सीबीआई के हैंडओवर करने के बाद सीबीआई पूरे साक्ष्य को जुटाए, उसमें अपनी जांच को आगे बढ़ाए, और जो अगर कोई इसमें गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस तरह के पूरे प्रकरण को लेकर लगातार उनकी जो है मांग सीबीआई को लेकर है। देखना यही है कि इसमें अगला मूव क्या आता है, सीबीआई की जांच की सरकार कराती है नहीं कराती, या फिर जिस तरह से आवास सीएम आवास कूच करने का पूरा प्रोग्राम जो है वो 4 तारीख का बनाया गया है, उस पूरे चीज को देखना होगा कि किस तरह से रहने वाला है। चलिए ठीक है योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे अपडेट जरूर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। रविंद्र जी, अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, लेकिन अभी मेरी कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपी को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरीके के काम कर रही है। तो सर, क्या ये वीआईपी वाला खेल जो है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, कब तक चलेगा ये खेल? देखिए, कांग्रेस का अपनी एक कहानी है, एक ऐसी महिला के बयानों को लेके कि जो 2 लोगों के बीच की बातचीत को लेके जो जारी की गई है जी। लास्ट समय भी हाई कोर्ट तक ने एसआईटी को ठीक दिशा में कार्य करते हुए बताया गया था जी। अब एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है, और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने बड़े नेता हो, चाहे संगठन में हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने स्वयं ने भी कहा है कि अगर किसी के पास इनसे जुड़े किसी प्रकार के एविडेंस है तो वो कोर्ट में पेश करे जी, मीडिया में लेकर आए। लेकिन इस तरीके की जो किसी के चरित्र हनन को करना और ऐसी पहाड़ की बेटी का नाम लेकर, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। रविंद्र जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं को तो एसआईटी पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे कि एसआईटी जब बनाई गई थी तो उस पर भी प्रेशर बना करके वो तथ्य छिपा दिए गए जिनमें वीआईपी के नाम का खुलासा हो सकता है। और सर, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो सीबीआई को क्यों नहीं हैंडओवर कर देते अभी पूरा केस? देखिए मैं किसी भी रूप में इस बात को नहीं मानता। कांग्रेस को तो खैर किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है। मुझे आज भी याद है, मेरे जहां तक याद है कि इसमें कांग्रेस के एक नेता भुवन कापड़ी जी शायद हाईकोर्ट गए थे इस मामले को लेकर सीबीआई जांच को। तो हाईकोर्ट ने उसमें अपनी एक अपनी बात भी रखी थी, और हाईकोर्ट ने कहा था कि सही दिशा पे कार्य कर रही है एसआईटी। और वैसे तो इनको आप चाहे सीबीआई दे दो, अगर कल को
ऐसा हो ही जाए कि सीबीआई जांच को चले जाए तो ये सीबीआई पे परसेंटेज लगा देंगे और तमाम ऐसे भारत सरकार के जितने भी वो है वो ये तो लगातार उन पे आवाज उठाते आए हैं, तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपका शुक्रिया बातचीत रखने के लिए। और जो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस में किस तरीके से जो मंत्री हैं वो भी सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो प्रूफ विपक्ष के पास हो तो हमारे पास रखिए, हम जांच कराने को तैयार हैं। बढ़ते आगे, देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड महिला मंच समेत कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी ने चर्चा कर 4 जनवरी को सीएम आवास कूच करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड महिला मंच की सदस्य ने बताया कि वो मामले में प्रमुख गवाह को सुरक्षा देने की मांग भी रखेंगे। इन मांगों पर कार्रवाई से ही अंकिता को न्याय मिलेगा। पहला सवाल तो यही है कि वीआईपी कौन था। दूसरा सवाल है उर्मिला सनावर के जितने भी वीडियो और ऑडियो साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से। और नंबर 3 है कि उर्मिला सनावर को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि वंतना के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो रैली जो है वो परेड ग्राउंड से निकलेगी और दून क्लब के सामने सभी लोग इकट्ठे होंगे 11 बजे और ये वहाँ से मुख्यमंत्री आवास को कूच करेंगे। क्षेत्रीय संगठन हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका सहयोग है। हमारा सीपीएम, सीपीआई और उपरांत कांग्रेस सभी का हमें समर्थन प्राप्त है। उधर देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये किसी एक स्थान की समस्या नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं और आज हर वर्ग का व्यक्ति यहां तक कि सरकार से जुड़े लोग भी शासन प्रशासन के मौजूद माहौल से दुखी हैं। तो उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सीधे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और विधायक हैं खटीमा से कांग्रेस के, जो लगातार सदन में भी बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उनका ये कहना है कि हर वर्ग का व्यक्ति फिलहाल परेशान है और साफ तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों पर भी ये कहा कि वो भी खुश नहीं है सरकार की व्यवस्था से। देखो, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो गई है। अब कानून व्यवस्था बनाने वाले कानून के रखवालों को ही जो है रिचार्ज के माध्यम से भेज रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ से दुरुस्त होगी। ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में आज हर दल का व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सरकार का व्यक्ति भी जो है कि शासन प्रशासन से दुखी है कि जो आज जो माहौल तैयार हो गया है उस माहौल में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जो कानून के रक्षक हैं वो भक्षक हो रखे। अगर कानून व्यवस्था पे से लोगों का भरोसा उठ गया तो फिर जो खाकी वर्दी का डर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ईमानदारी से न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा रहे और ये हमारे सब चीज़ें संविधान के अनुसार चलती रहें। उधर मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी तो हुई है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। हाँ, उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो आज 2 जनवरी हो गई है। तो अगले जो है 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगले 3-4 दिनों में जो है घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे देखेंगे कि इन क्षेत्रों में दिन के तापमान में जो है कमी रहेगी।
और बात करें तापमान की तो जो अभी न्यूनतम तापमान है विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य के आसपास हैं या सामान्य से 1-8 डिग्री नीचे आ गए हैं। तो जो है और देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहाँ पर कहीं कहीं जो है ग्राउंड फ्रॉस्ट मिलने की भी चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। योगेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है, किस तरीके से रह सकता है? अभी क्या कोहरे की संभावनाएं हैं? क्योंकि मैदानी इलाकों में देख रहे हैं कि ठंड अभी काफी तेजी से पड़ रही है। देखिए सचिन, जिस तरह देखा जाए कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर बात करें तो इलाकों में मौसम बदलने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी जो है जानकारी दी गई कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बर्फबारी और बारिश के आसार जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, इन इलाकों की अगर हम बात कर लें तो घने कोहरे को लेकर के उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके चलते जो है येलो अलर्ट उसको लेकर जारी किया गया है। तापमान में भी गिरावट की बात की जा रही है कि सामान्य से नीचे जो है तापमान देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मौसम जो है बदलने, यानी कि मौसम जो है वो करवट ले सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। जी चलिए योगेश, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे थे कि आखिर और आने वाले वक्त में किस तरीके से मौसम करवट बदलेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जहां कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर केक काटा और पत्रकार समुदाय समेत नगरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज महानगर रुड़की प्रेस क्लब के सदस्यों को, सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में पत्रकारिता का जो एक नया निष्पक्ष स्वरूप है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी आशाओं के साथ मैं यहाँ पे आया, उसके लिए सभी प्रेस वालों का और सभी प्रेस क्लब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आपको कांग्रेस सेवा दल, जो अंग्रेजों के समय में जो आंदोलन की आपने भूमिका देखी थी और आजादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हुए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, और जितने भी बड़े मूवमेंट हुए उसमें सब में जितना सेवा दल का जो सहयोग था या जो योगदान था आंदोलन का, आपको अब यहाँ प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में आपको ये आंदोलन का स्वरूप वापस सेवा दल का आपको देखने को मिलेगा। और हम जगह जगह पूरे प्रदेशों में इस आंदोलन के माध्यम से, मतलब जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम नए प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर आपको सेवा दल ही सेवा दल दिखाई देगा आपको, और वापस वही श्वेत सेना दिखाई देगी जो भारत की पहली युवा सेना थी। पहली की प्रेस क्लब के नए भवन में हम लोग बैठे हैं और ये भवन बड़ा सुंदर है और जो सुविधाएं पत्रकार बंधुओं को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। दूसरा, नया साल है तो नए तरीके से हम लोग अब नए सिस्टम को नए ढंग से लेंगे। हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और प्रेस क्लब रुड़की का भूमिका को निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए और उसको दिशा दे देने का काम भी इसी प्रेस क्लब से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म हम मिलजुल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोगों के भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। हमारी सोच संविधान की सोच के साथ मिलती है। संविधान ही वो सोच है जिसमें पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया। आज उस चौथे स्तंभ को भी मजबूती देने की आवश्यकता है और आज कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मदद मिले। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।